आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। विजन के मंथली करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं अप्रैल 2020 के। 5 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, 5 नहीं 4 4 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ और 4 वीडियोस में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ से वीडियो देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाकी वीडियोज़ को बाद में देख लेना। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस पूरा कवर हो चुका है। यहाँ पर नीचे सिक्योरिटी जो है ये भी पूरा का पूरा कवर हो चुका है। और ऊपर की तरफ हम नेक्स्ट साइड में जब चलते हैं तो कल्चर कवर हो चुका है, एथिक्स कवर हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, हम लोग कवर करने वाले हैं अच्छा सोशल इश्यूज़, ये भी कवर हो चुका है। हाँ मैं भूल रहा हूँ, मेरे ही बताई हुई वीडियोज़ को मैं भूल रहा हूँ, बताओ। ठीक है, आज हम लोग कवर करेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था इकोनॉमिक के जो टॉपिक्स हैं ना थोड़े बोरिंग होते हैं, कुछ लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इकोनॉमी, कुछ लोगों को बहुत बोरिंग लगता है। पर मैंने क्या सोचा कि मैं पहले सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनको कवर कर दूंगा, इकोनॉमी को मैं बिल्कुल लास्ट में कवर करूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कोई भी टॉपिक मिस करोगे। जो लोग मेंस की आंसर राइटिंग करना चाहते हैं वो तो विजन की मंथली कंपाइलेशन को, एक क्वेश्चन को भी, एक टॉपिक को भी मिस नहीं कर सकते, इवन अ सिंगल लाइन। दोज पीपल आर गोइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दीज मैगजीन्स जो उनको पूरा पूरा फॉलो करेंगे। ऑलराइट, और अगर आप ये एनवायरनमेंट वाले सेक्शन को फॉलो कर रहे हो, यहाँ तक पहुँच गए हो, ट्रस्ट मी, आप लोग अगर 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ 5 से 6 लाख लोग अपीयर करते हैं, ठीक है, आप ऑलरेडी टॉप 10,000 के अंदर हो अभी। अगर आप इस वीडियो को यहाँ एनवायरनमेंट तक देख रहे हो और पिछले वीडियोस आपने देख लिए हैं अप्रैल मंथ की, या फिर आपने उनको एक बार रीड भी कर लिया ना, आप ऑलरेडी 10,000 टॉप स्टूडेंट्स में अभी बैठ चुके हो। आप उस लिस्ट में हो जो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, अगर आप इसी कंसिस्टेंसी को आगे मेंटेन रखते हो तो। ठीक है, इसी को हम आगे रखते हैं मेंटेन। ठीक है, हमारा आज का पहला जो टॉपिक है यहाँ पर, आज मैंने कलर भी थोड़ा चेंज कर लिया है इसका ब्रश का। लेट्स सी ब्लू कलर से कितना जल्दी काम होता है हमारा। ऑल राइट, एनवायरनमेंट का पहला टॉपिक है कोविड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिलैक्सेस BS4 डेडलाइन। BS6 के बारे में भी रिसेंटली मैंने जो इनसाइट की डेली न्यूज़ चलती है ना, उसमें एक न्यूज़ आई थी, उसमें मैंने कुछ अपडेट किया है। आप लोगों को किसी को पता हो तो इसमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि BS6 के बारे में मैंने क्या न्यूज़ दी थी उसमें। पेट कॉक के बारे में पढ़ेंगे, यूरेनियम कंटेमिनेशन, आर्कटिक का ओजोन होल, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे होता है, एंटार्क्टिका का एक्सपीरियंस ऑन फर्स्ट नोन हीट वेव। ये सब 9 टॉपिक्स हम लोग एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। या फिर मुझे लगता है कि मैं 2 वीडियोज़ बना देता हूँ इसके, हाँ ये ठीक रहेगा। इसमें मैं पहले 4 टॉपिक कवर कर लेता हूँ और इसकी अगली जो वीडियो आएगी एनवायरनमेंट पार्ट 2, उसमें मैं बाकी के 5 टॉपिक्स कवर कर दूँगा। हाँ ये बेटर रहेगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 52 पे हमें जाना है। ऑल राइट, 50, 51, 52 आगे हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ में क्यों है, कंट्री वाइड जो कोविड-19 के जो डिज़ीज़ है जो फैल रही है, उसके कारण बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं कि भैया इस डिज़ास्टर को और बेटर वे में हैंडल किया जा सकता था। ये न्यूज़ में चल रहा है, आप लोग न्यूज़ सुन रहे होंगे। ये अप्रैल मंथ की मैगजीन है तो ये उस टाइम की न्यूज़ के बारे में बात की जा रही है। अभी मेंस में क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, मेंस में क्वेश्चन बन के आएगा, हाउ कोविड-19 बिकेम अ डिज़ास्टर एंड हाउ डिड इंडिया either failed to handle it or succeeded very aptly on to handling this disaster। इस तरह का कोई क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि भैया कोविड-19 की बीमारी को इंडिया ने कितना एप्टली हैंडल किया, कितना प्रॉपरली हैंडल किया। कमेंट करो या डिस्कस करो। या फिर अगर हमारे केसेस बढ़ते रहते हैं, जो कि अभी तकरीबन 1.5 लाख के आसपास हो चुके हैं, तो अगर हमारा ये और बढ़ता रहता है, क्योंकि फ्यूचर में क्वेश्चन बनेगा जब पूरा पेंडेमिक हो जाएगा उसके बाद, तो आपको आज से इमेजिन करना स्टार्ट करना है। तो ये बन सकता है कि कैसे हमारे इस डिज़ास्टर मैनेज को इंडिया ने प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, जिसके कारण हमारे केसेस भी बढ़ गए और हमारी जो फर्टिलिटी रेट था, जो डेथ रेट था, वो भी बढ़ता चला गया। तो पहले हम लोग जान लेंगे कोविड-19 और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एक पर्सपेक्टिव क्या है इसके बारे में। कोविड-19 पहला पैन इंडिया बायोलॉजिकल डिज़ास्टर है। बायोलॉजिकल डिज़ास्टर मतलब जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही होगी, और पैन इंडिया का मतलब होता है ऑल ओवर। पैन वर्ड जहाँ पे आ गया वहाँ पे समझ लेना ऑल ओवर, इसलिए वर्ड पैंडेमिक यूज़ किया है। पैंडेमिक, एपिडेमिक के अंदर और एंडेमिक जो होता है ना, उसके आगे पैन लगा दिया। पैन मतलब ये तो ऑल ओवर हो गया है, ये तो महामारी है, ये तो हर जगह फैल चुकी है। बायोलॉजिकल क्योंकि इसमें एक वायरस है जो कि जिंदा है, अलाइव है। बीइंग हैंडल्ड बाय द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। भारत के लीगल यानी कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक और इंस्टीट्यूशन संविधान, भारत के संवैधानिक और कानूनी संस्थान जो है इस सिचुएशन को, इस महामारी को इंडिया में हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनी को डायरेक्टली तो हैंडल नहीं कर रही है ना, गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। ठीक है, इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ है कि
पेंडेमिक को नोटिफाइड डिजास्टर डिक्लेयर किया गया है। अब भैया नोटिफाइड डिजास्टर क्या होता है? पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया में जो डिजास्टर्स वगैरह हैं वो टोटल 31 कैटेगरीज में आते हैं, और इन 31 को हम लोगों ने 5 टॉप कैटेगरीज में डिवाइड किया हो, यानी कि वाटर के डिजास्टर अलग, ठीक है, और जोग्राफिकल डिजास्टर अलग हो गए, फायर के डिजास्टर अलग, केमिकल के अलग, इस तरीके से हम लोगों ने कुछ 5 कैटेगरीज बनाई हुई है, और टोटल 31 डिजास्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नोटिफाइड डिजास्टर का मतलब क्या होता है कि एक डिजास्टर जिसको स्टेट गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, जिसके लिए हैवी अमाउंट में फंड्स वगैरह की एलोकेशन की जा रही होती है, और जो कि बहुत ही लार्ज एक्सटेंट के एरिया के ऊपर फैला हुआ है, उसको नोटिफाइड डिजास्टर बोला जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको डिक्लेयर करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? श्री अमित शाह हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उससे पहले कौन थे? राजनाथ सिंह। ऑल राइट। और सब्सिक्वेंटली जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसको भी इन्वोक किया गया पहली बार इंडिया में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना 2005 में था, लेकिन आज तक उसका यूज़ ही नहीं किया गया था, क्योंकि ऐसा कोई आपदा हुई ही नहीं थी अभी तक। पूरे विश्व में ऐसा पहली बार हो रहा है। दिस इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड इवेंट। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? अनप्रेसिडेंटेड उस वर्ड का मीनिंग होता है अभूतपूर्व, जो इससे पहले कभी हुआ ही ना हो। इतिहास में ऐसा कोई डिजास्टर नहीं आया था जहाँ पर वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन किया गया हो। ठीक है, और जो इतने भयंकर तरीके से फैलता हो। बीमारियां बहुत आई हैं, लेकिन इस ग्रोथ के साथ इस फैटेलिटी रेट कम है, यानी कि डेथ कम लोगों की हो रही है, ये बात ठीक है। इससे ज़्यादा डेथ हो चुकी है बाकी इश्यूज़ के अंदर। नॉर्मली अगर पैंडमिक नहीं भी होता ना, तो भी जितने करंटली लोग मरे इतने दिनों के अंदर कोरोना से, उससे ज़्यादा ही डेथ होती है। लेकिन इसका स्प्रेड होना बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत क्विकली स्प्रेड होता है। ऑल राइट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को हम लोगों ने पहली बार भारत में यूज़ किया 2005 में बनने के बाद। हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि भैया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आखिर में है क्या। एनडीएमए की बात करेंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। देखो एनडीएमए के ऊपर एक मेंस में क्वेश्चन बन चुका है। एनडीएमए की जो गाइडलाइंस आती है ना किसी भी डिजास्टर को लेकर, ये आपको पता होनी चाहिए। ऑनलाइन आप गूगल करोगे आपको मिल जाएंगी। मेजर गाइडलाइंस क्या होती हैं, क्या फिर किसी पर्टिकुलर डिजास्टर को लेकर क्या गाइडलाइंस होती है। मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है, लिख लो इस बात को। प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होगा। एनडीएमए के अंदर आता है डीएम एक्ट, इसको हम डीएम एक्ट बोलेंगे शॉर्ट के अंदर। ठीक है, और ये उसकी नोडल सेंट्रल बॉडी है। नोडल सेंट्रल बॉडी का मतलब होता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। नोडल मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल पॉइंट। ऑल राइट। और एनडीएमए के चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं हमारे। ठीक है, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जी नीति आयोग के भी चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और भी बहुत सारे बॉडीज़ होते हैं जिनके चेयरपर्सन जो होते हैं वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। एनडीएमए ने कुछ पॉलिसीज़ यानी कि कुछ नीतियाँ बनाई है, कुछ प्लान बनाए हैं, कुछ चाल चलन बनाया है, और कुछ गाइडलाइंस, कुछ सावधानियाँ बताई हैं कि कैसे इस डिज़ास्टर को हम लोग मैनेज करेंगे। सिमिलरली उसी तरीके से स्टेट लेवल के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी जो लोकल लेवल का डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, एनडीएमए क्या है? सेंट्रल लेवल के ऊपर है, यानी कि पूरे इंडिया के बारे में बात करेगा। उसी तरीके से स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती हैं। ठीक है, वो एस्टेब्लिश की गई हैं, और उनको मैन करते हैं हाई फंक्शनरीज, यानी कि वो लोग जो हाई पोजीशन में होते हैं। ऑब्वियसली ये गाइडेंस किससे लेंगे? ये एनडीएमए से गाइडेंस लेंगे, ताकि सिमिलर प्रोसीजर और सिमिलर पैटर्न और सिमिलर हैंडलिंग टेक्निक्स फॉलो की जा सकें। ये जो एजेंसीज हैं दे आर एनवाइसेज टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन। अब एनवाइसेज वर्ड में कितनी बार आपको बता चुका हूँ, जो लोग कॉन्टिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, बट स्टिल मैं बताऊँगा, क्योंकि कुछ लोग नए भी कर सकते हैं जो होते डायरेक्ट इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हो चैनल को फॉलो करना। एनवाइसेज वर्ड का मतलब होता है परिकल्पना करना, ये सोचना कि ऐसा किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो अथॉरिटीज़ हैं, एजेंसीज हैं, ये ऐसा सोच रही हैं कि इनका मतलब परिकल्पना ये है कि ये सब मिलके काम करेंगे कोऑर्डिनेशन में, जो कि ऑब्वियस सी बात भी है। वैसे लिखने की ज़रूरत क्या है इन लोगों को। एनडीएमए सो फार फॉर्मुलेटेड 30 गाइडलाइंस ऑन वेरियस डिजास्टर्स इंक्लूडिंग गाइडलाइंस मैनेजमेंट और ऑफ बायोलॉजिकल डिजास्टर। एनडीएमए ने आज की डेट तक, ठीक है, 30 गाइडलाइंस फॉर्म की हैं, जो कि डिफरेंट डिजास्टर्स की हैं, जिसमें गाइडलाइंस मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डिजास्टर 2008 भी शामिल है। ठीक है, 2019 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान NDMP इशू हुआ था। उसमें डील करने की बात की गई थी एक्सटेंसिवली, किसके बारे में? बायोलॉजिकल डिजास्टर और हेल्थ इमरजेंसी के बारे में। इन दो टॉपिक के ऊपर एक्सटेंसिवली, बड़े तौर के ऊपर बात करने की बात की गई थी। This is the broad legal framework within which activities to contain COVID-19 are being carried out by union and state government. फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? ढांचा। ये एक बहुत ही बड़े स्तर का ढांचा है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के काम कर रहे हैं।
ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोगों ने समझ लिया और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि डिजास्टर मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है, यानी कि ये आप पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। इसकी 1 या 2 लाइनें आप ज़रूर लिख सकते हो डीएम के बारे में। ठीक है, अब इश्यूज़ क्या हैं करंट, हम लोगों ने यहाँ पे क्या बात की थी, एनडीएमए कोई ढांचा तैयार करता है, गाइडलाइन तैयार करता है। अब हम बात करते हैं कि इस ढांचे के साथ प्रॉब्लम क्या है, इस करंट फ्रेमवर्क के साथ इश्यूज़ क्या हैं। ठीक है, तो इन द करंट यूज़ ऑफ डीएम एक्ट इन टैकलिंग कोविड-19 2 क्रूशियल एस्पेक्ट स्टैंड आउट। ठीक है, फिलहाल इस समय जिस तरीके से हम लोग कोविड-19 को हैंडल कर रहे हैं, 2 समस्याएं हमारे सामने निकल के आई हैं। पहली बात, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क टू मैनेज एपिडेमिक्स। हमारे पास कानूनी तौर पर एक ढांचा नहीं है इस तरीके का, ऐसा कोई ढांचा। देखो, लॉकडाउन हम लोगों ने पहली बार देश को किया ना, इतना बड़े को, सडनली सारे के सब कुछ बंद हो गया। हमारे पास कानूनी तौर पर ऐसा कोई ढांचा नहीं है कि अगर लॉकडाउन करना पड़ा, इस तरह की महामारी आई तो हम क्या करेंगे। ठीक है, पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरा, ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, यानी कि जो पावर है ना वो स्टेट्स वगैरह के ऊपर कम देखी जा रही है, सेंटर के ऊपर ज़्यादा पावर है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फाउंडेशन है, जो बेसिक्स है, जो उसके कहीं ना कहीं थोड़ा खिलाफ जाता हुआ दिखाई देता है कि भाई सारी की सारी पावर एक जगह पे क्यों है। इंडिविजुअल स्टेट्स को भी अपनी पावर को पूरा का पूरा वो एग्जीक्यूट करने का हक होना चाहिए ना, वो भी अपनी कुछ पावर लें, वो भी कुछ डिसीजन लें। तो ये 2 इश्यूज़ हमारे सामने मेजर निकल के आए हैं। DM Act was meant to be used in a situation where a state government was unable on its own to cope with the result of natural disaster. It was never meant to be legal mechanism to control otherwise functional state governments. डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को हम लोगों ने तब बनाया था, इस नज़रिए से बनाया था, जब से स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाएगी किसी नेचुरल डिज़ास्टर को हैंडल करने में, तब हम इसको यूज़ करेंगे। ये बाकी तरीके से कंट्रोल दी अदरवाइज फंक्शनल स्टेट गवर्नमेंट्स, ये स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। ये तब था जब हमारी स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाएगी तो हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट को एक्ट को यूज़ करके उस परिस्थिति को संभालेंगे। देखो, ये बातें कितनी इंपॉर्टेंट होती है ना, किसी को पता ही नहीं होता है। ऐसे पढ़ा करो। Taking a cue from the central guidance lockdown, state governments and authorities exercise powers under the Epidemic Disease Act of 1897 to issue further direction. Taking a cue मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं उन्हीं सब के एग्जाम्पल को लेते हुए स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया है, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट जो कि 1897 का एक्ट है, उस एक्ट को इन्वोक किया है और उसके अंडर कुछ फंक्शंस थे जो कैरी आउट किए हैं। उस समय 1897 के अंदर जो एक्ट बना था कि भैया उस समय के हिसाब से हम लोगों ने फंक्शंस कैरी आउट किए हैं। दिस लेड टू कन्फ्यूजन अमंग द मासेस स्पेशली टू वल्नरेबल पॉपुलेशन। वल्नरेबल पॉपुलेशन क्या होते हैं, कमज़ोर लोग, ठीक है, ईजी टू गो, बहुत ही असहाय लोग, ठीक है, वो लोग जैसे जो माइग्रेंट्स हो गए, प्रवासी वगैरह हो गए, स्लम डवेलर, स्लम एरिया में रहने वाले, इन सबको ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी है। क्यों? क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो गया था अमंग द मासेस। मासेस मतलब बहुत बड़ी मात्रा में जब लोग होते हैं उनके बीच कन्फ्यूजन था, भैया सेंटर कुछ गवर्नमेंट कुछ डायरेक्शन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन दे रही है, हम लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है, हमारे पास रहने को नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, महामारी फैल रही है, हम क्या करें। तो ये वल्नरेबल सेक्शन जो होते हैं सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन लोगों के ऊपर पड़ता है। फिर टॉप डाउन अप्रोच सीम्स टू हैव बीन अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, जो हमारा नीति आयोग बना है ना, NITI नीति आयोग 2015 में जब बना था, ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया था। इसका मोटिव ही ये था कि ये बॉटम अप अप्रोच रखेगा, ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन को देखेगा और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग प्लान करना स्टार्ट करेगा। ये फिलहाल पैंडेमिक को जिस तरीके से संभाला जा रहा है वो एक टॉप डाउन अप्रोच है, यानी कि ऊपर वाले लोग संभाल रहे हैं नीचे वालों के लिए, ठीक है। सो दिस इज अडॉप्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके आगे लिखा है, इट लीव्स स्टेट विद नो मनूवरिंग स्पेस। मनूवरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, आप लोगों ने देखा होगा ना, इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर पायलट्स होते हैं वो बहुत सारी तरह की करतबबाजी दिखाते हैं अपने फाइटर जेट्स के साथ, ठीक है। तो उन मूवमेंट्स वगैरह को ना मनूवर करना भी बोलते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, मनूवरिंग करने का मतलब होता है बेसिकली अपनी स्किल, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करना। जो स्टेट्स हैं उनके पास कोई स्पेस ही नहीं बचा मनूवर करने का, अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ को करने का यूज़ करें, क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच है। अभी अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा इश्यूज़ के अंदर, ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, केंद्रीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन पावर हो रही है, तो टॉप डाउन अप्रोच का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। तो स्टेट्स के पास स्पेस ही नहीं बचा कि वो भैया वो कोई डिसीजन ले और वो कुछ लॉज एनफोर्स करे लॉकडाउन वगैरह को, कीपिंग कल्चरल और सोशल नॉर्म्स इन माइंड। स्टेट्स जब अपने अपने स्टेट में कुछ ऐसे एनफोर्स करेंगे लॉज, तो अपने संस्कृति वगैरह को और अपने वहाँ के जो नॉर्मल रूल्स वगैरह उन सबको ध्यान में रख के करेंगे, वहाँ के लोगों की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सेंटर से जब सब कुछ हो जाता है तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं इग्नोरेंस हो जाता है स्टेट्स की डिमांड का भी।
मोर ओवर मोस्टली द मैनेजमेंट ऑफ ए हेल्थ क्राइसिस हैज़ बिकम एन इशू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि ये जो हेल्थ क्राइसिस है, यानी स्वास्थ्य से संबंधित जो ये प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो गई है, ये एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन गया है अब हमारे लिए। तो जो मेजर नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस है कोविड-19 की, वो इशू की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स से। लैंग्वेज यूज्ड इज स्टिल वन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानूनी भाषा का यूज़ किया जा रहा है। लॉकडाउन, कर्फ्यू, फाइन्स, सर्वेलेंस, ये सब। और होम अफेयर्स मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये ज़्यादातर गाइडलाइंस को इशू कर रहे हैं। इसके अलावा डीएम एक्ट जो है वो नॉट सूटेबल टू डील विद फेक न्यूज़। देखो क्यों, इस लाइन में जितना भी लिखा हुआ है ना, सब कुछ मैं आपको भी बता दूं, ठीक है, नीचे मत पढ़ना। डीएम एक्ट जो 2005 में बना था, उस टाइम कौन सा फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम हुआ करता था? कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम में सोशल मीडिया जैसी कोई चीज़ इतनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो जब ये कानून बना था, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था कि भैया सोशल मीडिया जैसे इश्यूज़ के कारण फेक न्यूज़ पे बहुत फैलेगी और फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होगी, तो उसको कंटेन करने के लिए भी कोई प्रोविज़न बनाया जाए। नहीं है, उस टाइम के उसमें बना ही नहीं है। हाँ, अभी सरकार बेशक सोच रही होगी, अभी हम इसको बाद में अमेंड करेंगे ये पैंडेमिक ख़त्म होने के बाद, वो एक दूसरी बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डीएम एक्ट जो है 2005 का लिमिटेड है आज की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। सेक्शन 44 जो है डीएम एक्ट का, वो पनिशेबल ऑफेंस बना देता है कि अगर आप कोई फॉल्स अलार्म, यानी कि आप गलत तरह की चेतावनी दे देते हो, तो सेक्शन 54 के अंतर्गत आपको कुछ ना कुछ पनिशमेंट, कुछ ना कुछ सज़ा मिलेगी। डीएम एक्ट इम्पोजेज criminal liabilities, ठीक है, for violations of the lockdown orders. This provision makes it poor vehicle for the conduct of economic policy nationwide. DM Act was never intended to be a key economic law. जब आप डीएम एक्ट को इम्पोज करते हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इम्पोज करते हो, ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ भी देते हो। किसी तरह का आप एक क्रिमिनल के अपराधी होने का भी एक, आप किसी को अपराधी भी डिक्लेयर कर सकते हो। क्यों? अगर वो लॉकडाउन वगैरह को वॉयलेट करेगा, उसका उल्लंघन करेगा, तो ये डीएम एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पुअर व्हीकल फॉर द कंडक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि अर्थव्यवस्था की जो नीतियाँ हैं, इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था, पॉलिसी मतलब नीतियाँ, अर्थव्यवस्था की जो नीतियाँ हैं उन सबको चलाने के लिए तो ये बहुत कमज़ोर है ये डीएम एक्ट। ये लॉकडाउन सब कुछ कर देता है, इसमें कुछ बता ही नहीं है कि अगर इकोनॉमी को भी रन करते रहना होगा साथ साथ, तो कैसे करेंगे, ठीक है। इट वॉज़ नेवर इंटेंडेड, कभी डीएम एक्ट की जो बनाने की मंशा थी ना, उसको कभी भी अर्थव्यवस्था की नज़र से बनाया ही नहीं गया था। Also, there is considerable discretion with officials all across the country in decide who to permit and who to ban. बहुत सारा कन्फ्यूजन्स है ऑफिशियल्स के बीच, समझ ही नहीं पा रहे होते कि भाई कौन से डिपार्टमेंट को परमिशन दे काम करने की। भैया ये यूपीएससी वालों को डिपार्टमेंट को परमिशन दे क्या एटलीस्ट ये लोग अपना प्रीवियस पेंडिंग काम पूरा कर लें? क्या एसएससी वालों के इतने पेंडिंग रिजल्ट चल रहे हैं, क्या इनको इतने परमिशन दे दें? ये लोग अपना एटलीस्ट रिजल्ट ऑफिस में बैठे बैठे डिक्लेयर करते रहें, थोड़ा सोशल डिस्टेंसेस को फॉलो करें, ठीक है। या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री वगैरह को ओपन करने की परमिशन दे क्या? एसेंशियल सर्विसेज को दें क्या? ऑनलाइन डिलीवरी वालों को, डिलीवरी मैन को परमिशन दे क्या? बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है ऑफिशियल्स के बीच में। सरकारी ऑफिस खोले रखें, बैंक को खोले रखें, या फिर कितने अलाउ करें कितना ना करें, क्योंकि डीएम एक्ट इतना कैपेबल है ही नहीं ना हमारा। कंसोलिडेटेड प्रोएक्टिविटी पॉलिसी अप्रोच इज एब्सेंट। देखो कितनी खूबसूरत लाइन है, नोट डाउन करके लिख लो। इस डीएम एक्ट के अंदर कंसोलिडेटेड यानी कि जो एकजुट किया हुआ, प्रोएक्टिव यानी कि जो डिसीजन ऑन स्पॉट ले, क्विकली, वाइज और इंटेलेक्चुअल डिसीजन ले पाए, ऐसी नीतियाँ, ठीक है, ऐसी अप्रोच इस एक्ट के अंदर एब्सेंट है ही नहीं। इनफैक्ट देयर हैज़ बीन एन एडहॉक एंड रिएक्टिव रूल मेकिंग। एडहॉक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को टेम्परेली बनाना किसी पर्पज़ के लिए, और जब उसका पर्पज़ फुलफिल हो जाए तो उसको डिसॉल्व कर देना। इस एक्ट के दौरान, इसके एक्ट के अंदर एडहॉक और रिएक्टिव रूल मेकिंग है, एज इन वेरी माइग्रेंट लेबर्स हैव बीन ट्रीटेड। कहना क्या चाह रहे हैं, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ एक बार। इनफैक्ट देयर हैज़ बीन एडहॉक एंड रिएक्टिव रूल मेकिंग as seen in the way migrant workers have been treated. Migrant issue has also exposed to lack of coordination between union and state governments. रिएक्टिव रूल मेकिंग का मतलब समझ पा रहे हो क्या? सिचुएशन को देखा और उसके ऊपर सडनली एक रिएक्ट कर देना, एक होता है रिस्पॉन्ड करना। ऐसी एडहॉक और रिएक्टिव रूल मेकिंग तो है इसके अंदर, लेकिन जिसके कारण क्या हो गया, हमारे जो प्रवासी मजदूर थे, जो माइग्रेंट मजदूर थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर काम करते थे, उन सब के लिए समस्याएं बढ़ गई है बहुत सारी की सारी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन तो हुआ ही नहीं स्टेट गवर्नमेंट में और यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। इवन ट्रेन के बारे में आज की डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन है ही नहीं भैया, सच में नहीं है। सेंटर बोलता है कि हमने इतनी ट्रेन एलोकेट की है, स्टेट बोल रहा है हमारे पास इतनी ट्रेन आई ही नहीं है। या फिर सेंटर बोलता है हमने इतनी ट्रेन एलोकेट की थी, स्टेट बोलता है हमको इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, बेसिक सी बात एकदम।
ठीक है, तभी इसने ये लाइन बहुत अच्छे से लिखी, कंसोलिडेटेड प्रोएक्टिव पॉलिसी अप्रोच इज एब्सेंट। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में इसको लिखा है, इसको कहीं पे अपने नोट्स वगैरह में लिखते चलो। नोट्स वगैरह कैसे बनाने इस पर मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी, जिन लोगों को दिक्कत हो रही है कभी। अब हमने बता दिया कि भैया इंट्रोडक्शन क्या था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या था, हमने बता दिया चैलेंजेस क्या क्या हैं इसके, डिजास्टर मैनेजमेंट इतना कैपेबल क्यों नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि प्रेजेंट मैनेजमेंट से, ठीक है, जो कोविड-19 का डिजास्टर है इसकी प्रेजेंट मैनेजमेंट से हम लोगों ने लर्निंग क्या क्या ली, हम लोगों ने सीखा क्या क्या है भैया। तो पहला पॉइंट उसके अंदर आता है हमारा इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट। As news about the virus and its spread across the world became center stage, there has been a deluge information, misinformation, analysis of media, more so social media, etc., etc. This has heightened anxiety. Disaster management on the internet will need to face the reality of social media and global connectivity. देखो, इतने वाइड स्केल के ऊपर जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। सोशल मीडिया साइट्स दिन रात अपनी टीम्स को रन करके बैठे हुए हैं कि आप लोग चेक करो फेक न्यूज़ कहाँ पर जा रही है। गवर्नमेंट का एक हैंडल है PIB फैक्ट चेक, फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है, इनको फॉलो कर लेना, गवर्नमेंट का ऑफिशियल है। कोई भी आपको न्यूज़ ऐसी लगती है जिस पे आपको डाउट होता है, आप इनको भेज दो, ये लोग चेक करके अपने पेज पे पोस्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन कोविड-19 के कारण क्या हुआ है कि बहुत एंग्जाइटी बढ़ गई है, डर बढ़ गया है, लोग ऐसे ऐसे चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, लोग इस तरह की न्यूज़ में चीज़ें दिखा रहे हैं, डराए जा रहे हैं, लोगों को पैनिक ज़्यादा क्रिएट किया जा रहा है। तो इन्फॉर्मेशन को मैनेज तो किया ही नहीं जा रहा ना। हम लोगों ने अब क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि ऐसे पैंडमिक के दौरान इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने का हमारे पास कोई मीडियम ही नहीं है, कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। तो अब हम फ्यूचर में इसके ऊपर काम करेंगे। इंक्लूजन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड रिफ्रेन इन डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। सो फार फोकस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हैज़ बिन प्राइमरीली ऑन व्हाट वन मस्ट डू टू अबेट अ क्राइसिस। देखो, रेस्ट्रिक्शन और रेफ्रेन इन दो को हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी में ऐड करने की बात की हुई है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन करना मतलब किसी चीज़ को रोकना, ठीक है। जैसे कि आप क्या करते हो, रेस्ट्रिक्ट क्या करते हो, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हो ना कि आप ज़्यादा ना सो और पढ़ाई ज़्यादा करो, तो अपने लिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रखते हो अपनी नींद के ऊपर, अपना ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाते ताकि उससे आपको आलस ना आए। रेफ्रेन का मतलब दूर रहना, आप रेफ्रेन करते हो कि आप कोई नशीली चीज़ें ना लो, या यू रेफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग। तो रेस्ट्रिक्ट करना और रेफ्रेन करना, इन दो को भी कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी में ऐड करने की ज़रूरत है। सो फार अभी तक जो डिजास्टर मैनेजमेंट का फोकस है वो तो यही रहा है कि वन मस्ट डू टू अबेट अ क्राइसिस। एक सिचुएशन से, एक क्राइसिस से, एक मुसीबत से बचने के लिए एक को क्या करना चाहिए, इस पे बात की गई है। अकॉर्डिंगली एम्फोसिस हैज़ बीन ऑन 3 R's। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अभी तक 3 R हैं। 3 R क्या होते हैं हम देख लेते हैं। रेस्क्यू, रिलीफ और रिकवरी। यानी कि रेस्क्यू मतलब बचाव, रिलीफ मतलब राहत, रिकवरी तो आप समझ गए होंगे ना, किसी भी चीज़ से उभर के आना वापस। इन 3 के ऊपर फोकस तो किया जा रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। हाउएवर कुछ ड्यू इम्पोर्टेंस भी देनी चाहिए चाहिए जो नहीं दी गई है इफेक्टिवली इसको मिटिगेट करने के लिए। कैलेमिटी समझते हैं ना, कैलेमिटी मतलब जैसे नेचुरल कैलेमिटी मतलब प्राकृतिक आपदा। तो एक को क्या करना चाहिए ये अभी तक भी प्रॉपर क्लियर नहीं है। उसमें 3 चीज़ें तो हैं, हम लोग रेस्क्यू पे बात कर रहे हैं, हम लोग रिलीफ पे बात कर रहे हैं, हम लोग रिकवरी पे बात कर रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं भैया 2 चीज़ें और ऐड कर दो इसमें, 2 R को और ऐड करने की ज़रूरत है, वो है रेस्ट्रिक्शन और रेफ्रेन। क्योंकि ये डिज़ास्टर सोशल डिस्टेंसिंग मांगता है। ये चाहता है कि आप अपने आप को सोशली इन्वॉल्व होने से रेस्ट्रेन करें। ये चाहता है कि आप अपने आप को हर एक चीज़ को टच करने से रेफ्रेन करें, आपको घर से बाहर निकलने से रेफ्रेन करें। Inclusion of restriction necessarily not only to highlight the importance of legal prohibitions which exist in DMX but also to cause people to possible legal action which will deter them from spreading fake news। देखो, रेस्ट्रिक्शन को ऐड करना क्यों नेसेसरी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कानूनी प्रोहिबिशन जो कि एग्जिस्ट करती है डीएम एक्ट के अंदर उसी में हेल्पफुल नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा, लोगों के प्रति एक क्वेश्चन आएगा पीपल के प्रति, ठीक है ना, और एक पॉसिबल लीगल एक्शन भी देखा जाएगा, जो उससे क्या होगा, फेक न्यूज़ नहीं लोग स्प्रेड करेंगे। तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करोगे आप लोगों को फेक न्यूज़ स्प्रेड करने के लिए, तो एक मैनेजमेंट के अंदर ईजिबिलिटी आएगी, राहत मिलेगी मैनेज करने के लिए। Apart from legal restrictions, it is also necessary to instill a culture of refrain false warnings at community level। community level, ठीक है, समुदाय के जो स्तर होता है वहाँ पर आप एक रेफ्रेन करो, यानी कि समुदाय लेवल पे ऐसी मैनेजमेंट करो कि लोग खुद को ही रोकें फेक इन्फॉर्मेशन। रेफ्रेन मतलब खुद को रोकना होता है, फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने से खुद को ही रोकें।
Accordingly, aside of imposing regulations to curb fake news, people must be trained to realize the authenticity of the news. लोगों को सिखाने की ज़रूरत है कि भैया कोई भी न्यूज़ ऑथेंटिक है या नहीं है, उसको चेक कैसे करेंगे वो। मैंने आपको अभी भी बताया ना, PIB फैक्ट चेक का पेज होता है। जितने भी लोग इस जगह तक इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इसको प्रमोट करो। ये गवर्नमेंट का चैनल है, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग न्यूज़ देखते रहते होगे आजकल यार, आप लोगों को पता चल चुका है काफ़ी लोगों को। PIB फैक्ट चेक करके ऑफिशियल डेटा, ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पे अपनी जो आपको न्यूज़ पे लग रहा है, डाउट हो रहा है, उसकी फ़ोटोज़ पे स्क्रीनशॉट लेके इनको भेजो। ये लोग वेरीफाई करके अपने चैनल पे पुटअप कर देते हैं कि ये फेक था या फिर ओरिजिनल था। वी नीड टू ट्रेन पीपल। फिर एक और लर्निंग हम लोगों ने क्या की है, तो हम लोगों ने लर्निंग की ना कि 2 वर्ड और ऐड करने चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना चाहिए। 2 लर्निंग हमारी ये हो गई। तीसरी लर्निंग क्या है? तीसरी लर्निंग है ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन एंड फेडरलिज्म। फेडरलिज्म तो आप समझते होंगे, संघीय बात, ठीक है। तो कंट्री टू बी सेंट्रल कॉन्ट्रेरी टू बी सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ऑफ डीएम एक्ट, इंडियाज डिजास्टर रिस्पॉन्स मस्ट बी क्वाइट डिसेंट्रलाइज्ड। देखो, जो सेंटर का ये डीएम एक्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, यानी कि एक जगह से डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है ना। इसके कॉन्ट्रारी, इसके विरोध में हमको एक ऐसा डिजास्टर रिस्पॉन्स होना चाहिए जो कि डिसेंट्रलाइज हो। ये हमारी लर्निंग है भैया। देखो, है कैसा? सेंट्रलाइज। हमारी लर्निंग क्या हो रही है कि हम इसको डिसेंट्रलाइज बनाएं, ठीक है। Variety capacity of different state necessitates a lot more agile and differential approach of disaster management. इसमें हम 2-3 वर्ड के बारे में जान लेते हैं। पहले तो एक सबसे इम्पोर्टेंट है एजाइल वर्ड के बारे में। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला। तो राज्यों को एक ऐसी अप्रोच की ज़रूरत है जो बहुत ही डिफरेंट हो और बहुत ही फुर्तीली अप्रोच हो, यानी कि जल्दी से सॉल्यूशन के ऊपर पहुंच जाए, ठीक है। तो डिजास्टर ऑफ नेशनल मैग्नीट्यूड नेसेसिटेट्स अ क्लोज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन। क्लोज एडमिनिस्ट्रेशन को और पॉलिटिक्स वालों को, पॉलिसी जो बनाते हैं पॉलिटिक्स वाले, इनको क्लोजली एडमिनिस्ट्रेट करना है, ठीक है। ध्यान दें, क्लोजली एडमिनिस्ट्रेट करना है और कोऑर्डिनेशन, ठीक है, तालमेल के साथ काम करने की ज़रूरत है। ये हमारी लर्निंग है। बार बार याद रखो टॉपिक क्या चल रहा है। सुनते मत चलोगे ऐसे अंधे की तरह, या फिर बहरे की, सॉरी अंधा थोड़ी सुनता है, बहरा सुनता है, बहरा नहीं सुनता। मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलते थक जाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, ये जो हमने एक नई चीज़ सीखी है वो ये है कि इतने बड़े नेशनल लेवल के मैग्नीट्यूड का जब डिजास्टर होता है तो हमको क्लोज एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन, तालमेल के साथ काम करने की ज़रूरत होती है। लेड बाय सेंटर फॉलोड बाय स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर उसको लीड करे, ठीक है, लेकिन किस पे लीड करे? फीडबैक फ्रॉम स्टेट्स, एंड देन स्टेट्स उसको फॉलो भी करेगा, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अदर स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होते हैं? स्टेक होल्डर होते हैं हिस्सेदार, ठीक है। तो जो डीएम की अथॉरिटी हो गई, जो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आईएएस वगैरह सब हो गए, बीडीओ एसडीओ हो गए, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो हो गई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वगैरह हो गए, और भी बाकी जो हिस्सेदार होते हैं, एनजीओ वगैरह होते हैं, ये सब के सब। इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ डीएम एक्ट एंड फेडरल स्ट्रक्चर, नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज शुड बी मोर कोलैबोरेटिव एंड कंसल्टेटिव। यानी कि वो कह रहा है कि डीएम एक्ट जो है हमारा, उसकी असली जो विज़न है उसका ये है कि सब के सब, स्टेट हो या फिर सेंटर हो, नेशनल लेवल पे हो, राज्य के लेवल पे हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लेवल पे हो, सभी एजेंसीज़ को, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ को कोलैबोरेटिव और कंसल्टेटिव। कोलैबोरेट मतलब एक साथ मिलकर, तालमेल के साथ, और कंसल्टेटिव मतलब एक दूसरे को फीडबैक देकर और अप्रिशिएट करके। सेंटर स्टेट को अप्रिशिएट करे और फीडबैक दे, स्टेट सेंटर को अप्रिशिएट करे और फीडबैक दे, और यही सेम प्रोसीजर। कंसल्टेट करना मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे पूछताछ करना कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे पास ये प्रोविजन है, मैं ये कर सकता हूँ, कि आपने कभी ऐसा किया है तो कैसा हो सकता है, आप भी अपना सुझाव दीजिए। ये होता है कंसल्ट करके चलना। अब भैया कोर्ट का क्या रोल होता है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है डीएम एक्ट के अंदर, और हमने इससे क्या लर्निंग ली है। हम बार बार याद दिला रहा हूँ, हम लोग लर्निंग के ऊपर टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इन टाइम सच एज दीज, ऐसे समय के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मस्ट प्ले इट्स रोल। देखो, अगर ये बोल रहा है मस्ट प्ले इट्स रोल, वो भी लर्निंग के टॉपिक में, तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, कोर्ट का रोल डीएम एक्ट के अंदर नहीं मैंशनड है। समझने की बात है सीधी सी। देर आर कंप्लेंट्स ऑन डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिकल पुलिस एक्सेसेस, स्टारवेशन, लैक ऑफ मेडिकल एड एक्सेट्रा। शिकायतें कैसी आई थी? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, पुलिस एक्सेसेस यानी कि पुलिस का बहुत ज़्यादा अपने टू मच ऑफ रेड टेपिज्म, बहुत ज़्यादा कानूनी कार्रवाई करने वाली बात। स्टारवेशन, भूख लगना। मेडिकल एड यानी कि ये जो मेडिकल सहायता होती है ना, इसके अंदर कमी होना, ठीक है, एट्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारी शिकायतें आई थी देश के भिन्न भिन्न कोनों से। There is bar on jurisdiction of courts and there is no grievance redressal mechanism under DM Act. बार ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स यानी कि कोर्ट्स का जो जुरिस्डिक्शन होता है ना,
उसके ऊपर एक बार है, उसके ऊपर कुछ चीज़ें लिमिटेड हैं, उसके अंदर अलाउड नहीं है। तो इसी कारण ग्रीवेंस मतलब शिकायत, रिड्रेसल मतलब निवारण। शिकायत का निवारण के लिए कोई मैकेनिज़्म है ही नहीं डीएम एक्ट के अंदर। तो ये इस एक्ट की कमी है जो हमें सीखने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म बनना चाहिए हमारा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मस्ट सुओ मोटू रजिस्टर PILs। सुओ मोटू का वर्ड का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा जूम कर दूं, मुझे लग रहा है छोटा है टेक्स्ट। हाँ, नाउ इट इज़ बेटर। सुओ मोटू का मतलब ये होता है कि अपने आप डिसीजन ले लेना, ठीक है। सुओ मोटो ये होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को जो PIL होती हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस होती हैं, मैंने आज की ही न्यूज़ के अंदर जो इनसाइट वाली होती है उसमें ये समझाया PIL क्या होता है और सुओ मोटो क्या होता है। तो कोर्ट को ऐसी PIL रजिस्टर कर लेनी चाहिए, अपने आप डिसीजन लेना चाहिए। कोर्ट के पास ये पावर होती है कि उसको लगे कि भैया कोई चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री के अंदर, तो अपने आप डिसीजन लेके उसके ऊपर कोई प्रॉपर एक्शन ले सकता है, ठीक है। और क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से डीएम एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ये भी इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जो रूल ऑफ लॉ है, यानी कि जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है और ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन, ये सारे के सारे गारंटी किए जा रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, चाहे बेशक कितना ही बड़ा डिजास्टर क्यों ना हो। ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है, कानून के साथ साथ चलना बहुत बड़ी चीज़ होती है, और हर एक चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। इस बात को इंश्योर करें हमारे जुरिस्डिक्शंस, हमारा कोर्ट वगैरह, ये हमारे कोर्ट के रोल होने चाहिए, ये हमारी लर्निंग है। इससे लंबा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ नया जानने को मिला हुआ आप लोगों को इस टॉपिक में। कंक्लूजन के अंदर ज़्यादा इन्होंने खास लिखा नहीं है, पर फिर भी पढ़ लिया जाए। कोविड-19 ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपनी सारे लूप होल्स, हम सारी जो कमियां हैं, सारी जो खामियां हैं डिज़ास्टर को मैनेज करने की स्ट्रेटजी के अंदर, और जो भी हमारे प्रोविजंस हैं डीएम एक्ट के, उन सब के ऊपर एक नज़र डालें, उन सब के ऊपर काम करें, उन सबको इम्प्रूव करें जल्दी से जल्दी, ठीक है। नी जर्क एंड हैफेजार्ड रिस्पॉन्स, ठीक है, टू करंट डिजास्टर आर फर्दर कंपाउंडेड बाय लोकल लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट। देखो, जब डिजास्टर मैनेज, नी जर्क का मतलब क्या होता है, घुटने के अंदर झटका लग जाना, ठीक है। तो देश को जब डिजास्टर आएगा तो देश के घुटने के अंदर तो झटका लगेगा ही ना। इतना बड़ा डिजास्टर है, कितना फंड एलोकेट करना है, सब कुछ बंद हो गया है, इकॉनमी बंद हो गई है, ट्रैवल बंद हो गया है, लोगों की जॉब्स चली गई है, माइग्रेंट की क्राइसिस हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, नेशन के नी जर्क तो लगेगा ही ना, घुटने में झटका तो आएगा ही। फिर हैफेजार्ड के जो रिस्पॉन्स है ना करंट डिजास्टर के रिस्पॉन्स तो बेकार है ही। डेथ्स आर हैपनिंग, पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड, पीपल आर गेटिंग मेंटली डिसस्टेबल, अनस्टेबल होते जा रहे हैं, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। और इस सबको फर्दर कंपाउंड, फर्दर इस सबको और आग कौन, इसमें आग में घी कौन डाल देता है, लोकल लेवल के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाना, ठीक है, बाकी ऐसे एट्सेट्रा, ऐसे जो चीज़ें होती हैं वो सारे के सारे इस बड़ी प्रॉब्लम के अंदर और छोटे मोटे मतलब आग के अंदर घी डालने वाला काम करते रहते हैं। कुछ इश्यूज़ होते हैं जिनको अवॉइड करने की ज़रूरत है, और कुछ ऐसे हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी को ढंग से काम में लगा सकें। काफ़ी लंबा टॉपिक गया है लेकिन इतना बेहतरीन टॉपिक था, मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ाने में। आई होप आपको समझ भी उतना ही अच्छे से आया होगा। एनवायरनमेंट के सेक्शन में हमारा जो अगला टॉपिक है ना, वो ग्रीन बॉन्ड्स का है। ये बॉन्ड, इक्विटी वगैरह, फाइनेंस के टर्म्स सुन के ना बहुत सारे जो नए नए एस्पिरेंट्स होते हैं ना, पुराने तो जिनको इकोनॉमी एक बार पढ़ ली है उन्होंने स्टैटिक, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, नए नए के ना ऐसे छक्के से छूट जाते हैं, पसीने भी छूटने लगते हैं कि यार ये क्या बॉन्ड वॉन्ड के टॉपिक आ गए, इतना टफ, कुछ समझ में तो आएगा नहीं। देखना, मैं आपको ये वाला टॉपिक इतना आसानी से समझा दूंगा ना कि आप भी कहोगे वाह यार, ऐसा तो कोई एक्सप्लेनेशन हमने इस टॉपिक का देखा ही नहीं था। क्योंकि मैंने इस टॉपिक को खुद समझने के लिए 2-3 वीडियोस देखी थी यूट्यूब के ऊपर, और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा यार ये क्या कर रखा है इन्होंने, लोगों ने कुछ समझा ही नहीं रखा है, इतना कन्फ्यूजन दे रखा है इन्होंने। सिंपल भाषा में सुनो, कहानी समझो क्या है। सरकार को रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, ग्रीन एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करवाना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि भाई इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए ग्रीन एनर्जी पे काम कम हो रहा है। बहुत सारे जो नॉर्मल इश्यूज़ हैं हमारे, जो डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं, डेली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर ध्यान जाएगा कैसे, उस पर तब ध्यान जाएगा ना जब हम लोग बेसिक चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके लिए कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ग्रीन बॉन्ड्स निकाल देते हैं। अब बॉन्ड क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो भैया, एक कंपनी है ए कंपनी को अगर कुछ पैसों की ज़रूरत है, भैया इसको अपना एक्सपेंशन करना है,
जैसे अभी रिलायंस जियो क्या कर रहा है, रिलायंस जियो ने अभी रिसेंटली बहुत सारे अपने शेयर्स वगैरह बेचेंगे, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो अपने पैसे उठा रहा है, उस कंपनी के पास पैसा आ रहा है ताकि वो आके और इन्वेस्ट करेगा अपनी ही कंपनी और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगा। आज ही की मैं न्यूज़ बताता हूँ, तो अभी अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भी बोला है कि आई थिंक कुछ $2 बिलियन के आसपास वो उसमें से जियो के शेयर्स वगैरह खरीदेंगे। रिसेंटली फेसबुक ने 9% कुछ खरीदे, 45,000 करोड़ का जियो के अंदर। कितनी बड़ी चीज़ है। तो एक कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो दो तरीके से लेती है। पहला होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेट, ई और डी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का सिंपल मतलब होता है कि भैया आप अपने शेयर बेच दोगे, आप अपनी कंपनी के अंदर कुछ परसेंट पार्टनरशिप किसी को दे दोगे। जैसे रिलायंस ने जियो में क्या किया, 9% की पार्टनरशिप फेसबुक को दे दी कि भैया आप 9% के हकदार आप हो, जितना भी कंट्री का मुनाफा होगा उसमें से 9% हर बार आपको मिलता रहेगा, जितना भी कंपनी का मुनाफा हो, क्योंकि आपने 9% इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। ये होता है इक्विटी, यानी कि आप अपनी कंपनी में पार्टनरशिप दे देते हो किसी दूसरे को। दूसरा होता है डेट, डेट मतलब कर्जा उठाना। अब ये कंपनी ए क्या करेगी, बैंकों के पास जाएगी, बैंकों के पास जाएगी, फिर सरकार के पास जाएगी बॉन्ड इशू कराने के लिए कि भैया हमको कर्जा चाहिए, हमको कर्जा दे दो, लोन दे दो हमको, डिबेंचर्स वगैरह भी होते हैं, बॉन्ड्स भी होते हैं। अब डेट के अंदर दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक होती है बॉन्ड और एक होते हैं डिबेंचर्स। अभी हम डिबेंचर्स के ऊपर बात नहीं करेंगे वरना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे मैं इनसाइट के अंदर एक दो बार ये टॉपिक आया है डिबेंचर्स का, मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। अब ये कंपनी पैसा जब लेती है तो ये बॉन्ड लेती है। बॉन्ड जनरली हमारी जो सरकार है वो इशू करती है। उसमें क्या करती है बॉन्ड, एक कागज़ टाइप का होता है बॉन्ड टाइप का, वो इशू कर देती है कि ठीक है आप इतने पैसे का इन्वेस्टमेंट कर लो। अब सरकार ने क्या किया कि सरकार ने एक अब बॉन्ड भी पर्टिकुलर टाइप के भी निकल सकते हैं कि जैसे सरकार ने भी, स्टेट बैंक ने क्या किया है, ग्रीन बॉन्ड्स की बात की कि 100 मिलियन के आसपास हम लोग ग्रीन बॉन्ड्स रिलीज़ करेंगे। कहाँ पे, इंडिया के INX ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट प्लेटफॉर्म है। ये मैं समझाता हूँ क्या है। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि भैया $100 मिलियन के आसपास के हम लोग ग्रीन बॉन्ड इशू कर देते हैं, यानी कि जिन कंपनीज़ को पैसों की ज़रूरत है और वो अगर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से वो $100 मिलियन जो है वो खरीद सकते हैं। अब बॉन्ड के अंदर क्या होता है, आप जब सरकार से लेते हो तो ऑब्वियस सी बात आपको सरकार का पता होता है तो कि भाई ये तो कहीं भागेंगे नहीं ना, सरकार तो श्योरली रहती है। तो सरकार के केस में क्या है, रिस्क बहुत कम होता है, इसलिए इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। तभी सरकार जो बॉन्ड बहुत इशू करवाती है और वो सरकारी बैंक या फिर NBFCs वगैरह इनके थ्रू मिलता है, ठीक है। एक बार मैं आप ग्रीन बॉन्ड्स बता दिया, ये डेट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं इसको। जैसे मैंने आपको बताया ना कि दो तरीके के आप पैसा ले सकते हो, इक्विटी से यानी कि आपको शेयर बेचने होंगे, दूसरा डेट से। तो ये डेट के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना उसी को ग्रीन बॉन्ड बोला गया है। ग्रीन बॉन्ड ये स्पेसिफिक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए तो उसको ग्रीन बॉन्ड बोल दिया गया है। बायोलॉजिकल वेपन्स के ऊपर होगा तो उसको बायोलॉजिकल वेपन बॉन्ड्स बोल देंगे, ठीक है। या फिर मिलिट्री के रिलेटेड कुछ होगा तो उसको मिलिट्री बॉन्ड का ऐसा जो भी रिक्वायर्ड नाम होगा वो नाम दे दिया जाता है। मेन टर्म बॉन्ड है, ग्रीन मतलब उसकी जो स्पेसिफाइड कैटेगरी है उस पर काम किया जा रहा है। फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, पब्लिक एंटिटीज़ वगैरह जो होते हैं वो सब इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। ईयर मार्क का मतलब, ये जो ग्रीन बॉन्ड्स है ना, दे आर ईयर मार्क फॉर यूज टुवर्ड्स फाइनेंसिंग ग्रीन प्रोजेक्ट्स। सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए ही फाइनेंस करना होगा, उसी के लिए ईयर मार्क यानी निर्धारित हैं क्या, ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए निर्धारित हैं। कितना ईजीली मैंने आपको समझा दिया। एज पर द ऑफिशियल ग्रीन बॉन्ड्स रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन यूजर्स, ठीक है, जो कि 2016 में पब्लिश किया था सेबी ने, डेट सिक्योरिटीज शैल बी कंसिडर एज ग्रीन और ग्रीन डेट सिक्योरिटीज़। सेबी ने कहा था 2000 साल की एक ग्रीन बॉन्ड रिक्वायरमेंट के तहत कि इसके अंदर जितना भी डेट सिक्योरिटी होगी ना वो सारी की सारी को हम लोग ग्रीन या फिर ग्रीन डेट सिक्योरिटी के नाम से बुलाएंगे। इफ़ फंड्स रेज्ड आर टू बी यूटिलाइज फॉर एसेट्स फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज, जो भी फंड रेज किए गए हैं वो अगर इन कैटेगरीज में फॉल करते होंगे, कौन सी कैटेगरीज हैं, ये सारी कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज में अगर फॉल करते होंगे तो उनके डेट को हम, जो डेट की सिक्योरिटी होगी ना उसको हम ग्रीन या फिर ग्रीन डेट सिक्योरिटीज़ का नाम दे देंगे। डेट की सिक्योरिटी क्या होती है, कंपनी ने बोला कि भैया हमको कर्जा दे दो, सरकार बोलती है भैया कर्जा तो तुमको दे देंगे लेकिन कल को तुम नहीं लौटा पाए तो क्या करोगे, तो कंपनी बोलती है देखो हमारे पास इतनी सिक्योरिटी है, मेरे पास इतना परसेंटेज ऑलरेडी है, मेरा इतना बिजनेस है, मेरा इतना टर्नओवर है, मेरी इतनी ज़मीन है, इतनी प्रॉपर्टी, इतना कोलेट्रल है, तो वो सिक्योरिटी दिखानी पड़ती है, आपको प्रूफ दिखाना पड़ता है, ठीक है। एक कंपनी को दिखाना पड़ेगा SBI को कि मुझे इतना ग्रीन बॉन्ड दे दो, तो ग्रीन बॉन्ड के लिए कंपनी बोलेगी कि भैया आप अपना वो दिखाओ, सिक्योरिटी क्या दोगे, आप पैसा ले तो लोगे, कल को आपकी कंपनी नहीं चली तो हमारा तो पैसा डूब जाएगा ना, कुछ तो सिक्योरिटी दिखाओ हमको, कुछ तो प्रूफ दिखाओ। तो ग्रीन बॉन्ड के केस में जो सिक्योरिटी दिखाई जाती है उसको सेबी ने 2016 में बोले थे भैया इसको ग्रीन बॉन्ड का नाम दे दिया, ग्रीन डेट सिक्योरिटी का नाम दे देंगे हम लोग, इस सिक्योरिटी को भी हम लोग ग्रीन का नाम दे देंगे। कितना आसानी से समझाने की ज़रूरत है, इतना कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हुआ है ना इन लोगों ने। कैटेगरी में आपको दिखा देता हूँ।
रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी की कैटेगरी होगी, जैसे विंड और सोलर। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, मास ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल लैंड यूज़ और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इन सब के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो उसकी सिक्योरिटी को भी हम ग्रीन डेट सिक्योरिटी बोल देंगे। इंडिया INX का हम लोगों ने ऊपर नाम किया था, किसके अंदर दे रहे थे ग्रीन बॉन्ड? इंडिया INX के अंदर, जो ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट है, GSM प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर। ये जरा हम जान लेते हैं। देखो इसमें एक चीज़ मैं इग्नोर करूँगा, जैसे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूरा नहीं बता पाऊंगा। एक बात जान लो, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ से देखो, हमको इसको ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, इसको हम नीचे से पढ़ेंगे, तब ऊपर की तरफ आएंगे, आपको समझ में ईजिली आएगा। पढ़ के देख लेना बाद में बेशक। एशिया का जो पहला स्टॉक एक्सचेंज था ना, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। 1875 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसी की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक सब्सिडरी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? यूरेका TX, यूरेक्स T7। ये इसकी सब्सिडरी है BSE की। ये लॉन्च की गई थी 2017 में, ठीक है। ये फास्टेस्ट है, यूरेक्स T7 जो है ना, इस सब्सिडरी BSE की फास्टेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। इसका टर्न अराउंड टाइम 4 माइक्रोसेकंड है। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड, ये इंडिया का अब इंटरनल एक्सचेंज लिमिटेड बन गया है, ठीक है, जो कि यहाँ पर लोकेटेड है गिफ्ट सिटी के अंदर। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में। देखो गिफ्ट सिटी ना एक काइंड ऑफ एडवांस एरिया बनाया जा रहा है, अहमदाबाद के रीजन के अंदर पड़ेगा, या अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन रीजन में, साबरमती रिवर के पास। एक एग्जांपल दे देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट का कूलिंग सिस्टम होगा पूरा का पूरा, वहाँ पे पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट को कूल करना है, वो एक सिस्टम होगा। जो भी सारा वेस्ट होगा ना, वो सारा का सारा वैक्यूम क्लीनिंग होगी उसकी भी पूरी की पूरी। तो बहुत ही एडवांस लेवल के ऊपर ही बनाया जा रहा है। यहाँ पर कॉर्पोरेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह बहुत कुछ होंगे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की चीज़ होंगी यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया ग्रीन बॉन्ड के एडवांटेज क्या है। ठीक है, आप पैसा दिलवा रहे हो कंपनीज़ को, जो कंपनीज़ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है, आप उनको दिलवा रहे हो पैसा। एडवांटेज क्या क्या होंगे? इससे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आएगी और ज़्यादा। एक इकोनॉमिक सर्वे के जो इकोनॉमिक सर्वे उसने बोला है कि इंडिया को 4.5 ट्रिलियन अगले 10 साल तक इन्वेस्ट करना है, अगर उसको रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट मीट करना है और अर्बन सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब है हर साल 450 बिलियन रुपए अगर इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करता है, तब जाके हम अपना टारगेट को पहुंच पाएंगे। ये किसने बताया था? इकोनॉमिक सर्वे ने बताया था। ये ग्रीन बोर्ड कैन बी टैप्ड फॉर दिस। टैप्ड फॉर मतलब अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग ग्रीन बॉन्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। यार कभी कभी ना आपको सुनाई देगा ग्रीन बोल्ड, क्रिकेट वाला बोल्ड, तो समझ लेना मैं बॉन्ड बोल रहा था, लेकिन बोलते बोलते ना थोड़ा माउथ जो होता है ना वो टायर्ड हो जाता है, तो कभी कभी वर्ड्स आगे पीछे वाले मिक्स हो जाते हैं। भावनाओं को समझो आप लोग, ठीक है। फिर सोर्स ऑफ ऑल्टरनेट ग्रीन फाइनेंस। होता क्या है ना, एक कंपनी ने बैंक से लोन लिया, कंपनी ने लोन ले लिया, लेकिन कंपनी आगे के अपनी इन्वेस्टमेंट को हैंडल नहीं कर पा रही है, कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो अब ऐसा हो सकता है कि वो पैसा डूब सकता है। बैंक ने जो पैसा दिया था लोन का, ठीक है, वो डूब सकता है। तो बैंक क्या करता है, उसको डिक्लेयर करता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। उसी तरीके से नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी होते हैं। फिर लिक्विडिटी क्राइसिस, पैसे की कमी हो जाना, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो NBFC जो नेशनल बैंकिंग फाइनेंस, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज होती हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्स निकालो ताकि ग्रीन फाइनेंस को तो कुछ हम चला के रखें और हेल्प करें इंडिया को एक लो कार्बन इकॉनमी बनने में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक ऑल्टरनेट चीज़ जो होगी वो ग्रीन बॉन्ड होगी। तो यही उसका एडवांटेज है, ये एक ऑल्टरनेटिव मीडियम की तरह काम करता है जब हमारे पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह हो जाते हैं। अट्रैक्ट करता है एनवायरमेंटली कॉन्शियस इन्वेस्टर। एग्जांपल देखिए बताता हूँ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है ना, WHO की जो इन्वेस्टर्स होते हैं, WHO में जो भी फंडिंग आती है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स आई थिंक अराउंड कुछ 14% के आसपास इन्वेस्ट करता है। ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सेकंड, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट बिल एंड मेलिंडा गेट्स ही करता है इन्वेस्टमेंट, उस फंडिंग उसके अंदर। इंडिया भी नहीं कर पाता, इतनी एक ऑर्गेनाइजेशन करती। क्यों? क्योंकि बिल गेट्स और उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स हेल्थ कॉन्शियस इन्वेस्टर्स हैं, वो लोगों की हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने इंडिया में भी बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये जो होंगे ना बॉन्ड्स, इनसे क्या होंगे, हम कैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे? जो एनवायरनमेंट के प्रति कॉन्शियस हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स किसके प्रति कॉन्शियस हैं? हर एक चीज़ के प्रति, लेकिन हेल्थ के ऊपर उनका फोकस ज़्यादा है। तो ऐसे ग्रीन बॉन्ड से हम लोग उन लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे जो एनवायरनमेंट के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर ग्रीन बॉन्ड्स विद प्रीवियस इशुएंस बीइंग ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 2 और 3 टाइम्स। जो पहले के जो इशू किए हुए थे ना, वो ओवर सब्सक्राइब किए जा चुके हैं 2 और 3 बार, यानी कि उन्हीं को बार बार ओवर सब्सक्राइब करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि भैया डिमांड तो ज़्यादा है। आप लाइब्रेरी में बुक लेने जाते हो ना, तो लाइब्रेरी में आप एक बुक को इशू करते हो, ठीक है, उसको आपको अच्छी लगती है, आप उसको दोबारा पढ़ना चाहते हो और पढ़ना चाहते हो, तो आप दोबारा हर सप्ताह उसको बार बार ओवर इशू करवाते रहते हो, ओवर सब्सक्राइब करते रहते हो। वही यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि पहले के जो इशुएंसेस हुए थे ना कुछ ग्रीन बॉन्ड के,
वो चेक करने में गया कि 2-3 बार उनको ओवर सब्सक्राइब किया गया है, तो मतलब डिमांड तो बहुत ज़्यादा है ग्रीन बॉन्ड की। ऑल्सो ग्लोबल मोमेंटम है, विश्व के स्तर पर एक मोमेंटम बना हुआ है, एक मोमेंट बना हुआ है कि जो कि मोबिलाइज कर रहा है ग्रीन फाइनेंस को। ग्रीन फील्ड के अंदर जो एनर्जी है उसकी मूवमेंट देखने को मिल रही है, ट्रांजैक्शंस बहुत हो रहा है वर्ल्ड वाइड, ट्रेड भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, लॉजिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं। विद द ग्रोइंग इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टर्स इन इंडियाज़ ग्रीन इकोनॉमी, ये भी देखा जा रहा है कि जो फॉरेन के जो इक्विटी इन्वेस्टर थे, यानी कि जो शेयर खरीदने वाले इक्विटी इन्वेस्टर, मैंने समझ गया ना। अभी जियो ने क्या किया है, जियो ने फेसबुक को 9% के आसपास शेयर दिए हैं, तो फेसबुक क्या हो गया, फेसबुक फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टर हो गया, फॉरेनर ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है हमारे कंट्री के। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया की ग्रीन इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्टेड है। मीटिंग क्लाइमेट चेंज ऑब्जेक्टिव, अब भैया इससे क्लाइमेट चेंज का ऑब्जेक्टिव तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर मीट कर सकते हैं हम लोग, इसका एडवांटेज हो गया ना। रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन जो है ये 66% बनता है ग्लोबल बॉन्ड कमिटमेंट्स का। और ये कैसे पता चला, ग्रीन बॉन्ड इम्पैक्ट रिपोर्ट है 2019 की वर्ल्ड बैंक की, उसके तहत पता चला कि 66% तो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी और क्लीन ट्रांसपोर्टेशन ही बन जाता है। तो हमारी बहुत हद तक क्लाइमेट चेंज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रीच करने में हेल्प करता है ये। कंपनीज और गवर्नमेंट जो एंटिटीज़ हैं वो एनहेंस करती हैं अपनी रेपुटेशन बाय ब्रांडिंग देमसेल्व्स एज इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल। आप देखते हो कि कोई भी कंपनी जब आपको इनोवेटिव और सस्टेनेबल ब्रांडेड दिखती है किसी बड़ी ऐसी एजेंसी के थ्रू, उसको अगर वो मिल जाता है रिकॉग्निशन कि भाई ये कंपनी तो बहुत इनोवेटिव है और ये कंपनी काफ़ी एनर्जी के ऊपर बहुत फोकस करती है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर करती है, ग्रीन मोटिव्स हैं इनके बहुत सारे, तो कंपनी की ब्रांडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, इसलिए तो ये भी एक एडवांटेज मिलता है कंपनीज़ को। इसके बाद ग्रीन बॉन्ड्स कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल इन रेजिंग अवेयरनेस एंड बिल्डिंग एक्सपर्टीज अमंग इन्वेस्टर्स ऑन क्लाइमेट इशूज़। अवेयरनेस इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करेगा। जब पता चल रहा है कि भैया $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करवा रही है, वो भी ग्रीन प्रोजेक्ट के अंदर, तो अवेयरनेस वैसे ही बढ़ जाएगी। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा टेक्निकल हेल्प रिक्वायर्ड, ज़्यादा लॉजिस्टिक्स, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा अवेयरनेस, बात ख़त्म। ऐसे काम करती है चीज़ें। आगे हम लोग देखते हैं चैलेंजेस क्या है ग्रीन बॉन्ड मार्केट के इंडिया के अंदर। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे ग्रीन बॉन्ड सिनेरियो क्या है इंडिया में, या फिर हम पहले ग्रीन बॉन्ड सिनेरियो पढ़ लेते हैं। नहीं, हम यही ठीक है, हम लोग पहले चैलेंजेस पढ़ते हैं ग्रीन बॉन्ड मार्केट के इंडिया के अंदर, और फिर हम लोग देखेंगे कि ग्रीन बॉन्ड के सिनेरियो क्या है इंडिया के अंदर। पहला चैलेंज हमारा क्या है ग्रीन बॉन्ड मार्केट के लिए इंडिया के अंदर, स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं और कॉन्स्टेंट्स हैं स्केल के ऊपर। स्केल यानी कि कितना ज़्यादा कितना कम, उसके ऊपर कुछ कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं, कुछ रुकावटें हैं। और स्ट्रक्चरल बैरियर यानी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, प्रॉपर जो ग्रीन बॉन्ड्स के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए होता है ना, किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रक्चर चाहिए होता है। सोशल मीडिया के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, रेगुलेटरी बॉडीज़ चाहिए, मिनिस्ट्रीज चाहिए, सेटअप चाहिए, ऑफिस चाहिए, 100 तरह की चीज़ चाहिए, उसकी कमी है हमारे पास। ग्रीन बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर के बैरियर है हमारे पास और कुछ स्केलिंग नहीं कर पा रहे हम लोग। तो मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इन ए कोस्ट इफेक्टिव वे इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फॉरेन लेवल के ऊपर जब एक्सचेंज करना होता है ना, उसमें बहुत रिस्क होता है कॉस्ट इफेक्टिव वे में, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी करने होते हैं। स्मॉल साइज ऑफ सर्टेन प्रोजेक्ट्स मेक्स इट डिफिकल्ट टू रेज रिक्वायर्ड कैपिटल, छोटे लेवल के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो उसमें रिक्वायर्ड जितनी कैपिटल चाहिए होती है उनको रेज करना बहुत टफ होता है, क्योंकि उनका लेवल बहुत छोटा है, स्केलिंग बहुत कम है, इसलिए उसके लेवल के स्ट्रक्चर हम खड़े नहीं कर पा रहे। इसलिए हमारे पास इतना डेटा नहीं है दिखाने के लिए हमारी कंट्री में कि हम लोग इतने लेवल तक का स्केल अचीव कर सकते हैं। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज करना होता है इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए लैक ऑफ कंसिस्टेंट ग्रीन स्टैंडर्ड्स एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स टू हेल्प इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई एलिजिबल प्रोजेक्ट्स। देखो एग्जांपल देख के बताता हूँ रिसेंट का। डोनाल्ड ट्रंप ने आज, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुनने में आया कि वो उनके कांग्रेस में, वहाँ के पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं ना। अच्छा, मुझे प्लीज़ बताना कि कौन सी कंट्री के पार्लियामेंट को डाइट बोलते हैं। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज कांग्रेस में, आज वाइट हाउस में वो एक बिल को पास करेंगे, जो अप्रूवल देंगे, जो कि सोशल मीडिया के रेगुलेशन के रिगार्डिंग कुछ है। तो हर कंट्री के अंदर सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कि भाई इसके ऊपर ध्यान रखें, कुछ ये रूल्स के विदिन तो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं। बैंक को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई होता है। तो इन्हें कहा है कि भैया ग्रीन बॉन्ड्स को कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं है हमारे पास, कुछ रेगुलेशंस इतने अच्छे नहीं है, उसको मॉनिटर करने के मैकेनिज़म्स की कमी है हमारे पास। तो इन्वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करना कि उनके लिए कौन सा एलिजिबल प्रोजेक्ट है, थोड़ी दिक्कत वहाँ पर आती है हम लोगों को। तो ये हमारे लिए क्या है, चैलेंज ग्रीन बॉन्ड मार्केट का। पुअर नॉलेज ऑफ ग्रीन बॉन्ड मार्केट और नेसेंट टेक्निकल कैपेसिटी। नेसेंट वर्ड का मतलब होता है नवजात। हमारी जो टेक्निकल कैपेसिटी है ना ग्रीन बॉन्ड के रिलेटेड, वो बहुत ही नवजात है, छोटी है, नई है अभी, और नॉलेज भी बहुत कम है ग्रीन बॉन्ड के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन की कमी है, पॉलिसी की क्लैरिटी की कमी है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा है नहीं, क्योंकि इतना
लंबे टाइम से नहीं कर पा रहे ना। पहला बॉन्ड हम लोगों ने 2015 में इशू किया था, ठीक है, तो हिस्टोरिकल कुछ कमी है हमारे पास। इन्वेस्टमेंट का साइकिल मेक्स इशूअर्स और इन्वेस्टमेंट्स हेजिटेंट अबाउट ग्रीन बॉन्ड्स। ये कमी के कारण जो इशू करने वाले होते हैं, इन्वेस्ट करने वाले होते हैं ना, थोड़े से शर्मा जाते हैं कि यार पता नहीं इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना, क्योंकि डेटा इतना कम है और नॉलेज कम है अभी इसके बारे में। फिर एक और चैलेंज है कि मिनिमल पॉलिसी हो और रेगुलेटरी इंसेंटिव्स हों ग्रीन बॉन्ड्स को अडॉप्ट करने के लिए। फ़िलहाल जो इंसेंटिव्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है, लेकिन लिमिटेड क्या होनी चाहिए, लिमिटेड तो पॉलिसी होनी चाहिए ना, लेकिन लिमिटेड क्या है, इंसेंटिव्स हैं। फॉर बोरोवर टू सर्टिफाइड देयर प्रोजेक्ट्स एज ग्रीन एंड रेज फाइनेंस। जो लोग बोरो करते हैं उन लोगों को अपने प्रोजेक्ट को सर्टिफाई करने के लिए और उसको ग्रीन डिक्लेयर करने के लिए, ताकि वो थोड़ा सा फाइनेंस, थोड़ा फंडिंग, थोड़ा पैसा रेज कर सके। हमारे पास जो इंसेंटिव्स है ना बहुत लिमिटेड हैं, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जो इंडिया में है वो अंडर डेवलप्ड है, अभी डेवलप हुआ ही नहीं। कॉर्पोरेट लेवल के जो बॉन्ड्स होते हैं वो डेवलप हुआ ही नहीं है। देखो अभी डायरेक्ट वर्ड में यूज़ करके बोल रहा हूँ, अभी मैं एक एक वर्ड का मीनिंग क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बॉन्ड जैसे टर्म्स पहले समझा चुका हूँ ना, तो अब इतनी देर से सुनते आ रहे तो आपको पता होगा बॉन्ड क्या होता है। तो अभी डायरेक्ट बोल देना कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट अंडर डेवलप्ड है, आपको समझ में आ जाएगा बॉन्ड की बात की जा रही। तो कॉर्पोरेट लेवल के भी बॉन्ड्स होते होंगे, उनका मार्केट अभी अंडर डेवलप्ड, अभी डेवलप हुआ ही नहीं है। इंडिया का जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है ना वो सिर्फ 16% है हमारे जीडीपी का। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं मलेशिया से, तो मलेशिया का कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट कितना है, 46%। और वहीं पर साउथ कोरिया का 73%। साउथ कोरिया तो बहुत छोटी सी कंट्री है। ऑफ टेकर रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी बिकॉज ऑफ डिलेज और नॉन पेमेंट फॉर पावर परचेज बाय द प्राइमरी ऑफ टेकर्स, यूजुअली जो स्टेट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं। स्टेट ऑन मतलब समझ रहे हो, सरकारी कंपनीज होती है ना, डिस्ट्रीब्यूशन पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, उनका एग्जांपल दिया है। ऑफ टेकर रिस्क होता है वहाँ पर, यानी कि जो बताते हैं कि भाई इस तरीके से इन्वेस्टमेंट लेंगे, ऐसे ऐसे ये प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, वो चीज़ें हो नहीं पाती, फिर डिले होता है पेमेंट वगैरह के अंदर, जो भी पावर परचेज करते हैं उसमें डिले हो रहा होता है। तो ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए। अब हम लोग एक बार ऊपर ये देख लेते हैं ग्रीन बॉन्ड्स का सिनेरियो इंडिया में क्या है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मैंने जब पढ़ा इसको मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा यार ये। इंडिया का पहला ग्रीन बॉन्ड इशू हुआ था येस बैंक के द्वारा 2015 में। 2016 के अंदर सेबी ने ये क्या कहते हैं इंडिया को बोला था कि इनको नेशनल लेवल की गाइडेंस दी थी ग्रीन बॉन्ड्स के रिगार्डिंग, जब इंडिया सेकंड नंबर पे आ गया था आफ्टर चाइना 2016 के अंदर। तो 2019 और 20 का जो इकोनॉमिक सर्वे था ना, उसने इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट ग्रीन बॉन्ड मार्केट बताया था, और अमंग किस में, एमर्जिंग इकोनॉमीज़ में, चाइना के बाद। और इंडिया ने अब तक $10.2 बिलियन यूएस डॉलर ग्रीन बॉन्ड्स इशू कर दिए 2019 के फर्स्ट हाफ तक। इंडिया का जो पहला लिस्टेड ग्रीन बॉन्ड है वो इंडियन आईएनएक्स के ऊपर, इंडियन आईएनएक्स मैंने ऊपर समझा दिया था ना, वो इशू किया था इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने। फिक्की और क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव। क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है मोबिलाइज करने के लिए बॉन्ड मार्केट को और क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशंस को। तो फिक्की और सीबीआई ने एस्टैब्लिश किया था इंडियन ग्रीन बॉन्ड्स काउंसिल 2016 में, जो रिप्रेजेंट किसको करता है, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर एक्सेट्रा, जो प्रपोज करते हैं सॉल्यूशंस कि किस तरीके से हम लोग ग्रीन बॉन्ड्स को इंडिया में डेवलप करेंगे। कितना बड़ा है, लेकिन अच्छा था, मुझे ये टॉपिक भी अच्छा लगा। वे फॉरवर्ड क्या है, अब आगे क्या किया जा सकता है। बूस्ट करें हम लोग इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, कैसे करेंगे, बाय ड्राइंग इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। विश्व अंतर्राष्ट्रीय के स्तर के ऊपर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन सबको हम लोग थोड़ा सा अपने इंडिया में फॉलो करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पर ग्रीन बॉन्ड्स इतने ईजिली हो जाते हैं मैनेज, तो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रहे। ऐसा करने से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करेंगे, स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज़ कर पाएंगे, ठीक है, ताकि हमारे जो इन्वेस्टर हो ना उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो। फिर इम्प्लीमेंटेशन हो TCFD का, टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, ठीक है, उसकी गाइडलाइंस का इन्होंने कुछ गाइडलाइंस ली थी, टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स ने गाइडलाइंस दी थी, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो। TCFD सेटअप होता 2015 में बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जो क्या डेवलप करने के लिए, वॉलेंट्री कंसिस्टेंट क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क डिस्क्लोजर, जो कि कंपनीज यूज़ करेंगे, बैंक्स और इन्वेस्टर्स करेंगे, ताकि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके स्टेक होल्डर को, हिस्सेदार को। कन्फ्यूजिंग है पर पढ़ लो, समझ लो। बिल्ड डोमेस्टिक सपोर्ट फॉर ग्रीन बॉन्ड मार्केट एंड इंक्रीज टेक्निकल कैपेसिटी टू फर्दर ग्रीन इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक सपोर्ट को बिल्ड करने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक सपोर्ट मतलब घरेलू सहायता, इंडिया के इंटरनल हमको डोमेस्टिक सपोर्ट को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, जो कि ग्रीन ये बॉन्ड मार्केट के लिए। और टेक्निकल कैपेसिटी, हमने ऊपर बात की थी ना, चैलेंज क्या है, नेसेंट टेक्निकल कैपेसिटी का चैलेंज है हमारे लिए, तो हमको वो टेक्निकल कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है ताकि हम ग्रीन इन्वेस्टमेंट को फर्दर इंक्रीज़ कर पाएँ। एग्जाम्पल दिया इन्होंने, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम्पल दिया कि यही आपको लिखने से पॉइंट मिलते हैं।
शेयरिंग द टेक्निकल एक्सपर्टीज़ अमंग रेगुलेटर्स, डेवलपिंग केस स्टडीज़। जो भी हमारे रेगुलेटर्स हैं उनके साथ हम अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को शेयर करें और केस स्टडीज़ डेवलप करेंगे। केस स्टडीज़ डेवलप करने से हम लोग डोमेस्टिक सपोर्ट बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है टारगेटेड पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड इंसेंटिव्स। देखो वर्ड को समझो, टारगेटेड पॉलिसी रिफॉर्म्स और इंसेंटिव। टारगेटेड मतलब समझते हो, पॉलिसी मतलब नीति, रिफॉर्म मतलब समझते हो चेंज करना, अपडेट करना, इंसेंटिव मतलब समझते हो, इंसेंटिव मिलता है ना, आप कोई काम करते तो आपको छोटा मोटा इंसेंटिव मिलता है, कुछ कंपेंसेशन है, इंसेंटिव थोड़ा सा काम करने का कुछ एवज में कुछ मिलता है। तो वो सब चीज़ें सेटअप करने की ज़रूरत है। सेटिंग अप ए क्रेडिट गारंटी एनहेंसमेंट कॉरपोरेशन फंड, जो कि 2019 और 20 के बजट में प्रपोज किया हुआ है ऑलरेडी। वो क्या करेगा, बॉन्ड्स को गारंटी प्रोवाइड करेगा इशूड बाय कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके होंगे ना, वहाँ पर बॉन्ड्स के लिए इशू करने की गारंटी प्रोवाइड करेगा ये जो फंड होगा। अगस्त 2019 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, जो इंसुलेट करता है जनरेशन कंपनीज फ्रॉम नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज बाय डिस्कॉम्स। ठीक है, अगस्त 2019 में एक ऐसा पेमेंट सिक्योरिटी का मैकेनिज्म आया था जहाँ पर अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पेमेंट नहीं कर पाती है तो जनरेशन कंपनीज जो होती है ना, जो कंपनीज जनरेट करती है, उनका पैसा नुकसान में ना जाए, इसके लिए एक पेमेंट और सिक्योरिटी मैकेनिज्म लेके आए थे। तो एक फंडिंग वाली चीज़ हो गई थी कहीं ना कहीं। तो ऐसी ही चीज़ें की हमको ज़रूरत है। ये कह रहे ग्रीन बॉन्ड के लिए भी हमको एक CGECF की ज़रूरत है, ऐसा ही कुछ। श्रिंक स्ट्रक्चरल बैरियर्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स। देखो श्रिंक का मतलब होता है सिकोड़ना। स्ट्रक्चर बैरियर्स जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्ट्रक्चरल बैरियर बीच में आ जाते हैं वो सब श्रिंक हो जाएं तो कितना सही होगा। जैसे डेवलपमेंट ऑफ मसाला बॉन्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज हेजिंग मार्केट्स एंड कोलैबोरेटिंग विद डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस टू डी रिस्क ट्रांजिशंस। बस इतना ही जान लो, इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है भी नहीं। नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम लोग चलते हैं अपने, जो है सुप्रीम कोर्ट रिलैक्सेस BS4 डेडलाइन। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये बहुत लोगों को सुनना तो होगा कि न्यूज़ में चल रहा है लेकिन समझ में नहीं आता होगा। कोई बात नहीं, जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा। तो देखो मैं इसको एक तरीके से स्टार्ट करूँगा। मैं इसको मेंस के आंसर की तरह नहीं पढ़ाऊँगा ये वाला टॉपिक। ये मैं इसको आपको समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं अभी, क्योंकि ये बस अपडेट आया था न्यूज़ का, तो उसके हिसाब से पूरा का पूरा समझना ज़रूरी है। यहाँ से देखना स्टार्ट करो, भारत स्टेज नॉर्म से। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे, कवर पूरा करूँगा ऊपर नीचे का, लेकिन कई अलग अलग पार्ट से, ताकि आपको पूरा एक्सप्लेन हो जाए। भारत स्टेज नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये स्टैंडर्ड होता है एक, किस चीज़ का स्टैंडर्ड होता है, कौन सेटअप करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर एक बोर्ड है जिसका नाम है CPCB, यानी कि वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ध्यान रहे, प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। CPCB किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। ठीक है, इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, यानी कि इन्होंने एक लिमिट सेट कर रखी है। किस चीज़ के लिए, रेगुलेट करते हैं जो भी एयर पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं ना कंबशन इंजन से और जो मोटर व्हीकल से, किसी भी गाड़ी के इंजन से जो भी एयर पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं उन सबको रेगुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि भैया इतने स्टैंडर्ड तक के आपको इंजन यूज़ करने हैं, इतने स्टैंडर्ड का आपको ऑयल यूज़ करना है। ठीक है, और क्या कहते हैं उसके लिए एक बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है, CPCB, और किसके अंडर है, ये एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं BS के। 2000 के अंदर, साल 2000 के अंदर, और उससे पहले ऊपर वाला पॉइंट देख लेते हैं। पहला जो स्टेज था ना मास एमिशन नॉर्म्स का, जो कि पेट्रोल व्हीकल्स के लिए आया था, वो 1991 में आया था, और डीजल व्हीकल्स के लिए 1992 में आया था। ठीक है, एमिशन नॉर्म्स, एमिशन का मतलब होता है जो भी चीज़ें बाहर आ रही होती है ना इंजन से, उसका जो होता है स्मोक एमिट करने वाला जो पाइप होता है, वहाँ से जो भी पोल्यूटेंट्स बाहर आ रहे होते हैं, उन सबके नॉर्म्स हैं, उनके स्टैंडर्ड्स हैं। पहला 91 में आया था पेट्रोल के लिए, 92 में आया था डीजल के लिए। ईयर 2000 के अंदर पैसेंजर कार जो होती है ना, और जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं, ये सारे के सारे यूरो 1 के इक्विवेलेंट आ गए थे इंडिया नॉर्म्स 2000 में। अब यूरो 1 क्या है और इंडिया नॉर्म्स क्या था। यूरो 1 एक स्टैंडर्ड ही होता है, जैसे क्रूड ऑयल के मामले में होता है ना, WTI होता है, फिर दुबई का होता है, और ये अपना क्या कहते हैं ब्रेंट क्रूड होता है, वैसे बेंचमार्क सेट होते हैं। तो यूरो के जो वो स्टैंडर्ड होते हैं वो यूरोप वाले फॉलो करते हैं। तो इंडिया ने यूरो 1 जो था ना 2000 में आया था, यूरो 1 2000 में आया था, तो इंडिया ने भी अपने उसको 2000 नॉर्म्स दे दिया था, तो वो इंडिया का BS1 बन गया था। ध्यान रहे, इंडिया का यूरो के साथ चलता है, यूरो के अकॉर्डिंग। तो यूरो 1 इज़ इंडिया का BS1, यूरो 4 इज़ इंडिया का BS4। ठीक है, बाहर। और उसके बाद क्या था, 2001 में भारत स्टेज 2 नॉर्म्स आए थे। ठीक है, जो कि यूरो 2 के एमिशन के नॉर्म्स के इक्वल थे। ठीक है, 2000 में इंडिया का BS1 आया था, 2001 में इंडिया का BS2 आया था। और इसमें होता क्या है, ये एग्जॉस्ट गैसेज होती है ना इसके अंदर, जो वो सारी आती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला पता है क्या होता है, CO,
और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब होता है CO2। ओ मतलब सिंगल ओ है ना, यहाँ पे ओ का एक ही वो है ना मॉलिक्यूल, तो मोनो, मोनो मतलब वन, और यहाँ नीचे टू है तो यानी कि डायो, इसलिए डाइऑक्साइड। हाइड्रोकार्बन हो गए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और पार्टिकुलेट मैटर। पीएम नहीं होता, आप लोग पॉल्यूशन के बारे में सुन रहे होते हो कि दिल्ली के अंदर PM10, PM2.5, ये पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं सारे के सारे। इनका साइज़ होता है, मतलब कैटेगरी होती है साइज़ की 10 और 2.5 की। ठीक है, तो पहला ये हम लोगों ने ये पॉइंट सारे पढ़ ली, इवोल्यूशन कैसे हुआ इसका। फिर हमको ज़रूरत पड़ी जब हमको BS स्टेज 3 के फॉर्म नॉर्म्स लेके आने थे ना, तो हमको ऑटो फ्यूल पॉलिसी लाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि BS3 को अडॉप्ट करने के लिए ज़रूरत थी कि हम एक ऑटो फ्यूल पॉलिसी लेके आएँ। तो 2003 में हम लोग पहली ऑटो फ्यूल पॉलिसी लेके आए थे। उसके बाद 2010 अप्रैल से BS4 स्टार्ट हो गया था। ठीक है, फिर हमारा जो ब्रॉड मैप था, हम लोगों ने प्लान क्या किया था कि प्रपोज़ किया था हम लोगों ने एक ड्राफ्ट। ठीक है, हमने ये किया था कि 2025 तक का हम लोगों ने ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसमें हम लोग BS फॉर्म्स का जो होगा ना वो अप्रैल 2017 तक चलेगा। ठीक है, BS5 जो है वो 2020 और 21 में आएगा, और BS6 जो है वो 2024 में आएगा। समझ में आ गया? BS4 जो था वो 2017 तक चलेगा, BS5 जो आएगा 2020 और 21 में आएगा, और BS6 जो है 2024 में आएगा। लेकिन हम लोगों ने अभी BS4 के बाद ना, 4 के बाद हम लोगों ने डायरेक्ट जंप करके 6 पे आ गए हैं। हम लोगों ने 5 को बीच में स्किप कर दिया है, क्योंकि जब हम लोग 4 को यूज़ कर रहे थे ना, उस टाइम चाइना जो था ना, चाइना को जो वो जो नॉर्म्स थे वो यूरो 5 के इक्वल थे। तो यानी कि हम लोग चाइना से ऑलरेडी बहुत पीछे चल रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि यार देखो बहुत ड्रास्टिक राइज हो रहा है पॉल्यूशन के अंदर दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया के अंदर, और सेंटर ने 2016 में अनाउंस किया कि इंडिया जो है BS5 को स्किप कर देगा और डायरेक्ट BS6 के ऊपर चला जाएगा 2020 में। 2020 में आना कौन सा था, BS5 आना था, लेकिन हम लोगों ने स्किप करके डायरेक्ट 6 पे चले गए, इसलिए 4 के बाद डायरेक्ट 6 आया है। इसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी BS4 का व्हीकल, ठीक है, सोल्ड या रजिस्टर नहीं किया जाएगा अप्रैल 1 2020 के बाद। अप्रैल 1 2020 के बाद BS4 वाला कोई भी व्हीकल सोल्ड या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसका। इससे इट रूल दैट एनी एक्सटेंशन ऑन टाइम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू एमिशन नॉर्म्स वुड एडवर्सली इम्पैक्ट हेल्थ ऑफ सिटीजन्स एज पॉल्यूशन हैज रीच अलार्मिंग क्रिटिकल लेवल। इनका कहने का ये मतलब है कि इसके बाद कोई एक्सटेंशन होगा ना इसके अंदर अगर, तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो पॉल्यूशन है ना वो एक अलार्मिंग और क्रिटिकल लेवल पे पहुंच चुका है, और हेल्थ के बहुत रिस्क होंगे सिटीजन्स को। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने कुछ मिस तो नहीं किया है, नहीं मिस किया है। हाउएवर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस डेडलाइन को, जो कि डेडलाइन थी ना कि BS4 आप 1 अप्रैल 2020 के बाद यूज़ नहीं करोगे, फिर आप BS6 यूज़ करोगे, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सटेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। क्यों? कोविड-19 का पेंडेमिक है, लॉकडाउन है, इसलिए इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि 10% जो कि अनसोल्ड स्टॉक है ना BS4 का, अनसोल्ड मतलब जो कंपनीज वगैरह के अंदर रखा हुआ था BS4 का, जिसको 1 अप्रैल 2020 तक बेचना ही था इनको, लेकिन वो बिका नहीं है, तो वो अनसोल्ड है ना, उसको कुछ दिनों के अंदर अंदर, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है ना कोविड-19 का, वहाँ पर सेल कर देना है, 10% सेल करना है। लेकिन एक्सेप्ट दिल्ली और NCR, दिल्ली NCR के अलावा बाकी इंडिया के पार्ट में उसको सेल कर देना है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड किया है, मार्च 31 की डेडलाइन थी सेल और रजिस्ट्रेशन की BS4 के एमिशन की कंप्लाइंट व्हीकल्स की। 31 मार्च की थी ना, यहाँ पर 1 अप्रैल अगले दिन से स्टार्ट होना था कि इस दिन से बिकेगा नहीं। लास्ट डेट क्या थी? 31 अप्रैल, 31 मार्च ये था। BS6 जो है ना, उसमें क्या रिक्वायर करता है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि जो गाड़ी बनाने की कंपनी है वो, और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है यानी कि जो फ्यूल की जो कंपनीज़ है, इनको अपने रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट जो उनको ट्वीक करना पड़ेगा। ट्वीक मतलब उसमें कुछ स्लाइड चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑप्टिमम रिजल्ट्स लेने के लिए। अब देखो, अब BS6 का जो नॉर्म्स होंगे उसके अंदर क्या होगा, एक अच्छी क्वालिटी का इंजन होगा, अच्छी क्वालिटी का ऑयल होगा। उससे क्या होगा, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा, कितना भी फ्यूल कंजम्पशन हो उसका कंबशन ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा कि पॉल्यूटेंट्स कम बाहर आएंगे। तो जितने अच्छे नॉर्म्स होंगे, जितना हाई नॉर्म्स होंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी का इंजन होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी का ऑयल होगा, उतना कम पॉल्यूशन होगा। तो BS6 के ऑप्टिमल रिजल्ट्स यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंट रिजल्ट्स लेने के लिए BS6 कंप्लाई इंजन्स को BS6 के ही फ्यूल पे रन करना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, BS6 के जो इंजन होंगे उनको BS6 के फ्यूल पे रन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर नई जनरेशन इंजन पुरानी क्वालिटी के, लो क्वालिटी के फ्यूल पर को काम करेंगे, तो जो टॉक्सिक गैस निकलेगी ना, वो BS4 के इंजन से भी ज़्यादा खतरनाक होगी। ठीक है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि भैया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर और ऑयल मार्केटिंग कंपनी दोनों को ही अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट करने की ज़रूरत है। अब मेजर स्टैंडर्ड क्या है BS6 के?
पहली बात तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ना डीजल इंजन्स के अंदर और पेट्रोल इंजन्स में वो 70 से 25% कम हो जाएगी। बहुत बड़ा चेंज है ये, ठीक है। BS6 के अंदर जो पर्टिकुलेट मैटर होगा ना वो 80% कम हो जाएगा। उसकी लिमिटेशन कितनी होगी? 80% की। पहले BS4 के अंदर था जितना भी, उससे 80% कम। इसके अलावा एमिशन स्टैंडर्ड ऑफ न्यू व्हीकल, जो रेगुलेशन प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन फॉर रेफरेंस एंड कमर्शियल, जैसे कि सल्फर जो ट्रेसेस होते हैं ना, देखो पॉल्यूशन जो है ना नाइट्रोजन और सल्फर ज़्यादा करते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन, NSC, या फिर इसको कुछ शॉर्टकट बना लो SCN, कुछ बनता है इससे, NCS, नेशनल डैश सर्विस, नेशनल कॉम्पिटेंस सर्विस, नेशनल कॉर्पोरेट सर्विस, नेशनल कार्बन सर्विस, नहीं कुछ बना लो शॉर्टकट ऐसा करके निमोनिक, कि नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन, जब भी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन की बात होगी इन तीनों को नाम तो आना ही आना चाहिए, ठीक है। सल्फर के जो ट्रेसिक है BS6 फ्यूल के अंदर वो 5 टाइम कम है, यानी कि पहले वाले में 50, BS4 में 50 ppm थे, तो BS6 के अंदर 10 ppm है। तो कितना रिड्यूस हो गया? 80% रिड्यूस हो गया, ठीक है। डीजल पर्टिकुलर फिल्टर DPF और सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन SCR ये इंट्रोड्यूस किए जाएंगे विद द रोल आउट ऑफ BS6 नॉर्म्स, ठीक है, जो कि BS4 का पार्ट नहीं थे ये। तो क्या डिफरेंस होगा? DS पर्टिकुलर फिल्टर और सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, घुमा फिरा के दे सकते हैं इस वाले पॉइंट को। तो बोल देंगे कि ये तो BS4 का पार्ट थे, आपको लिखना होगा BS6 का पार्ट, ऐसे घूम जाएगा क्वेश्चन। फिर रियल ड्राइविंग एमिशन होगा, यानी कि व्हीकल का जो एमिशन होगा ना उसको रियल टाइम कंडीशन में मेजर करेंगे, ना कि लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर। ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी, इंडिया में पहली बार हो रहा होगा BS6 के अंदर। ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स होगा, ठीक है, मैंडेटरी कर दिया जाएगा सभी व्हीकल्स के लिए और व्हीकल ओनर्स के लिए कि वो जो रिपेयर टेक्नीशियन होगा ना उसके पास एक्सेस होगा आपके व्हीकल के सारे सब सिस्टम का। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा उसको रिपेयर करना, मैनेज करना, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अब चैलेंजेस क्या है? BS कोई भी एक नॉर्म से दूसरे नॉर्म में जाना होता है तो कुछ चैलेंजेस तो आते होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज आता है इंक्रीज कॉस्ट, यानी कि आपको जब नई टेक्नोलॉजी का इंजन की गाड़ी लेनी होगी तो गाड़ी तो महंगी आएगी, और फिर आपका तेल का टेक्नोलॉजी है वो भी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की भी जो टेक्नोलॉजी है उनको अपडेट करना है तो वो भी महंगा तेल देंगे। तो ये ऑटोनमी के ऊपर, सॉरी इकॉनमी के ऊपर एक बर्डन की तरह वो निकल के आ सकता है। लोग ऑटोमोबाइल को थोड़ा कम खरीदेंगे खरीदना, और सबको नहीं खरीदनी पड़ेगी ऑलमोस्ट। सो डिमांड एग्जैसरबेटिंग द लो ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी लो है, उसको एग्जैसरबेट करेगा, यानी कि उसको और ज़्यादा, उसकी जो लो ग्रोथ है ना उसको बढ़ा देगा। ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, लो ग्रोथ बढ़ जाएगी। हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। BS6 का जो कंप्लायंट फ्यूल है ना, तो रिफाइनरीज को अपनी टेक्नोलॉजी अपडेट करने की ज़रूरत है, उसमें बहुत हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। फ्यूचर डिसरप्शन के चांसेस है, मतलब क्या है कि इसका 2023 में रिवीजन भी होगा, ठीक है। तो उनके पास बहुत स्मॉल विंडोज़ है प्रोड्यूसर के पास कि वो BS6 के कंपाइन भी के उसको प्रोड्यूस करे, क्योंकि बाद में ये भी डिसरप्ट हो जाएंगे। फिर नॉट द बेस्ट स्टैंडर्ड्स, ऑब्वियस सी बात है कि BS6 भी बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो कंट्रीज़ हैं वो बेस्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मीट करने की कोशिश कर रही हैं। यूरोप जो है वो थर्ड बेस्ट स्टैंडर्ड्स में है अक्रॉस द ग्लोब, और चाइना है जो वो यूरोप से आगे निकल चुका है, क्योंकि चाइना ने क्या पैरामीटर यूज़ कर लिए, चाइना ने US और कोरिया उन सब के पैरामीटर्स को देख कर, उनसे सीख कर अपना खुद का एक रेगुलेशन बना दिया है। तो चाइना थर्ड नंबर पे आ गया वर्ल्ड में। फर्स्ट और सेकंड पे कौन है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पता चल जाएगा कि आप लोग थोड़ा बहुत चेक करते हो, पढ़ते हो भी या नहीं पढ़ रहे हो। फिर वे फॉरवर्ड क्या है, तो क्या किया जा सकता है? फ़ायदे हमने देख लिए, चैलेंजेस हमने देख लिए। हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस सिस्टम बना सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाए कंप्लायंस का जिसमें पेनल्टी, एमिशन वारंटी हो, ये सारे के सारे एक रिकॉल प्रोग्राम के अंडर हो। ये बड़ी अच्छी लाइन है पूरी की पूरी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एक रिकॉल प्रोग्राम की बात से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाने की ज़रूरत है हमको। एमिशंस की वारंटी और एक्सटेंडेड एमिशंस की वारंटी हो, वो कवर हो इन सर्विस लाइफ ऑफ द व्हीकल्स, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अमेंड करेंगे हम लोग सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट को, जिससे क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा रिमोट सेंसिंग मॉनिटरिंग का ऑफ फॉर ऑन रोड सर्वेलेंस होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इंटीग्रेशन ऑफ OBD। स्टेट जो है वो डिफाइन करे और इशू करें चेकलिस्ट फॉर इंस्पेक्शन ऑफ एमिशन, यानी कि एमिशन को कैसे करोगे उसकी चेकलिस्ट होनी चाहिए आपके पास कंट्रोल सिस्टम की व्हीकल्स के अंदर। और प्रिवेंट टेम्परिंग, टेम्परिंग का मतलब है छेड़खानी, उससे कोई छेड़खानी ना हो। अवेयरनेस को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑब्वियस सी बात है कि जो नेक्स्ट राउंड जो रिवीजन होगा BS6 का 2023 के अंदर, वो एक स्ट्रॉन्गर रियल वर्ल्ड एमिशन के लिए होगा, उसकी कंप्लायंस रिक्वायर्ड होगी, वो व्हीकल्स की बेचे होंगे ऑलरेडी उनकी होंगी। तो 6 के बाद उसका रिवीजन आएगा, उसके आगे फ्यूचर में क्या होगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी तक का जो हम लोगों ने ड्राफ्ट बनाया था वो 2025 तक का बनाया था, ठीक है ना। ये देखो 2025 तक का बनाया था हम लोगों ने, और हमने इसमें कुछ रिवीजन कर दिए, हमने जंप कर दिया 5 से डायरेक्ट 6 के ऊपर।
तो न्यूज़ ये थी कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इनकी थोड़ी सी जो डेडलाइन थी वो रिलैक्स कर दी थी। बस मुझे लगता है टॉपिक आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत ही कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ, फिर भी कुछ रह जाता है, कभी कभी होता है, पहली बार जब पढ़ते हैं तो नहीं आया हो डू मेंशन इन द कमेंट कि ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया। मैं उसी पार्ट को कमेंट में समझाऊंगा या फिर आपको व्हाट्सएप वो टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट कर दूंगा और वहाँ समझा दूंगा। ओके।